Hello, welcome to Exams Prep Target channel. Today we'll discuss some basic concepts for TGT, work experience, exam. जो कुछ बेसिक concepts आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेंगे इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक सर्किट, चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क को डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या है? इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, सपोज रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, स्विच हो सकता है। तो इनका कुछ भी रैंडम सा कनेक्शन हम कहेंगे इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। बट अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे द इंटरकनेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन ए क्लोज्ड लूप गिविंग अ रिटर्न पाथ फॉर द करंट। तो इसमें क्या है कि वही जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक नेटवर्क में थे ये भी उन्हीं का इंटरकनेक्शन है। बट कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या है कि वो जो भी कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए क्लोज्ड लूप में और करंट को रिटर्न पाथ मिलना चाहिए। सपोज ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें जिसमें मैंने दिखाया है कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये क्या है, हमारे पास एक 30 वोल्ट का सोर्स लग रखा है इसमें और एक लोड है। इसमें क्या क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। सपोज अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो यहीं पे बैक रिटर्न होके करंट आई हमारे पास आ रहा है। तो ये क्या है, एक क्लोज्ड लूप है, करंट को रिटर्न पाथ मिल रहा है। तो मैं इसे क्या कहूँगी कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अगर अब मैं बात करूं कि कुछ डिफरेंसेस मुझे इलेक्ट्रिक नेटवर्क और इलेक्ट्रिक सर्किट में देखने हैं तो वो क्या रहेंगे। तो एक डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है वो तो हमें क्या होगा, इस इन डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा। क्या है वो डिफरेंस कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क है उसमें हो सकता है कि क्लोज्ड लूप हो या ना हो। बट अगर हम सर्किट की बात करेंगे तो उसमें वन और मोर क्लोज्ड पाथ होने ही चाहिए। सपोज एक सर्किट है, ये तो मैंने जो भी एक एग्जांपल ले रखा है ये तो एक बहुत बेसिक सा इलेक्ट्रिक सर्किट है। हो सकता है बहुत सारे कंपोनेंट्स हो, बहुत सारी ब्रांचेस हो। तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क के को अगर हम कहेंगे, इलेक्ट्रिक नेटवर्क को डिफाइन करना चाहेंगे तो उसमें कुछ क्लोज्ड लूप हो भी सकते हैं, कुछ ओपन लूप हो सकते हैं। बट अगर हम सर्किट की बात करते हैं तो उसमें एक या उससे ज़्यादा क्लोज्ड पाथ होने ही चाहिए। अगर सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं तो वही इलेक्ट्रिक नेटवर्क अगर उसमें क्लोज्ड लूप है दैट मीन्स करंट को रिटर्न पाथ मिल रहा है। अगर वो ओपन लूप है तो नहीं मिल रहा है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क में। बट अगर हम सर्किट की बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए, करंट को हमेशा ही रिटर्न पाथ मिलना चाहिए। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क में एक्टिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और पैसिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कि ये एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट्स होते क्या हैं। बट अगर हम सर्किट की बात करें तो एटलीस्ट एक एक्टिव एलिमेंट उसमें ज़रूर होना चाहिए ताकि करंट फ्लो हो सके। देन हम इसके बाद कुछ एक कंक्लूज़न अगर हम इससे ड्रॉ करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि सपोज़ एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो सबसेट है इलेक्ट्रिक नेटवर्क का। दैट मीन्स ऑल द सर्किट आर मस्ट बी नेटवर्क बट ऑल द नेटवर्क्स मे और मे नॉट बी सर्किट। क्योंकि हमारे पास कंडीशंस ही इस तरह से हैं कि नेटवर्क में रिटर्न पाथ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें करंट को रिटर्न पाथ मिल रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। और ऐसा नेटवर्क जिसमें नहीं मिल रहा है वो है क्या है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। देन नेक्स्ट इज चार्ज। अगर हम चार्ज को डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। अब क्या है, आप
आप ये सब जानते हैं कि एक एटम है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम चार्ज डिफाइन करते हैं। चार्ज के अगर हम यूनिट्स कहें तो रहेंगे कूलम्स। टू टाइप ऑफ चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर हम एटम की बात करते हैं तो एक एटम में क्या रहता है, प्रोटॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन पे हमारे पास हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज रहता है। अगर हम उसकी बात करें कि क्वांटिटी कितनी रहेगी तो वो रहेगी पॉजिटिव 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, नेगेटिवली चार्ज रहता है, तो नेगेटिवली चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम इससे कुछ एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास क्या है, एक एटम के तीन पार्ट्स हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो ये न्यूट्रल रहता है। तो अगर एटम किस तरह का पार्टिकल है हम ये कहें तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा ही टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल रहेगा और एटम रहेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेसिक सा, दैट एन एटम इज ऑप्शन ए पॉजिटिवली चार्ज, बी नेगेटिवली चार्ज, सी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, डी नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देन कुछ लॉज हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारे पास चार्ज एग्जिस्ट करता है, एंड दैट आर all charges that exist are integral multiple of 1.602 into 10 raised to power minus 19। इसी लॉ से हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, दैट चार्ज Q इज इक्वल टू n क्रॉस E, where n is number of electrons and E is charge on one electron। और वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, -1.602 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। तो अगर हम ये बात करें कि एक कूलम जो यूनिट ऑफ चार्ज है वो कितनी क्वांटिटी में उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो इस फॉर्मूले से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वन कूलम। अब सपोज हम कहें वन कूलम, तो Q क्या है, चार्ज है। अगर इस फॉर्मूले में मैं पुट करती हूँ Q इज इक्वल टू एन ई, मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वन कूलम में। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू क्या है 1.602 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19, और हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास चार्ज क्या है वन कूलम, क्योंकि हमें वन कूलम में फाइंड आउट करना है कितने इलेक्ट्रॉन है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1.602 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 0.624 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है, दैट वन कूलम इज ए लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। एक कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट इज करंट। करंट को हम बहुत सारी डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज वी कैन से करंट इज चार्जेस इन मोशन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। बट अगर हमें इसे मैथमेटिकली फॉर्म से डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज करंट। फॉर्मूला देखना हो तो इसी डेफिनेशन से डराइव हो जाएगा, चार्ज टाइम रेट ऑफ change of charge, that means I is equal to Q upon T, where Q is charge and T is time। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट रहेंगे एम्पियर, और अगर हम देखें 1 एम्पियर किसके इक्विवेलेंट है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अगर हम बात करें कि किस तरह से करंट की डायरेक्शन हम देखते हैं, तो ये कन्वेंशन ही है। सपोज हमारे पास ये पॉइंट है ए एंड बी और इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से फ्लो हो रहे हैं, तो हम हमेशा ही करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन से अपोजिट लेंगे।
अगर सपोज इलेक्ट्रॉन बी से ए में जा रहे हैं तो हम कहेंगे करंट ए से बी में जा रहा है। ये कन्वेंशन है, इसी तरह से हम अज्यूम करके चलते हैं। करंट के दो टाइप हैं, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट करंट एंड अनदर वन इज अल्टरनेटिंग करंट। ये कुछ फिगर्स मैंने ड्रॉ करी हैं। डायरेक्ट करंट क्या है? करंट विच रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। मैंने एक एक्सिस पे करंट शो करा है, दूसरे पे टाइम है। अगर करंट की वैल्यू टाइम के साथ सेम रह रही है तो उसे हम डायरेक्ट करंट कहेंगे, और अल्टरनेटिंग है कि वो वेरी कर रही है, साइनसॉइडली वेरी कर रही है करंट की वैल्यू टाइम के साथ, तो वो है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट वन इज वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सपोज हमें क्या करवाना है कि करंट तक हमारे पास सब क्लियर है। अगर मुझे क्या करवाना है, करंट फ्लो करवाना है एक वायर में, तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा या कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो वो जो वर्क हमें करना पड़ रहा है या जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी को वो किससे होगा? बैटरी से होगा, और उसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इसी के कुछ और नाम भी हैं, दैट आर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला डराइव होता है इस डेफिनेशन से, दैट वोल्टेज इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज थ्रू एलिमेंट। कि कितनी हमें एनर्जी चाहिए कि हम एक यूनिट चार्ज को, एक 1 कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवा पाएँ। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या रहेगा? वर्क डन और एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इम्पॉर्टेंट है। यूनिट्स क्या रहेंगे? वोल्ट, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन के यूनिट रहते हैं जूल्स और चार्ज के कूलम। इसी का एक अनदर फॉर्म है न्यूटन मीटर पर कूलम। इसी तरह से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना चाहें, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज बॉडीज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम बात करते हैं कि हम करंट को और वोल्टेज को किस फॉर्म में देखते हैं, तो सपोज हम ये हमेशा कहेंगे कि करंट इज ऑलवेज थ्रू एन एलिमेंट, बट वोल्टेज इज अक्रॉस द एलिमेंट। वोल्टेज क्या रहती है? 2 पॉइंट्स के बीच में रहेगी नॉर्मली। ये है क्या? वोल्टेज है potential difference between 2 points. That means voltage is always across the element of 2 point, और current is always through an element. ठीक है। अब अगर हम सपोज ये कहें कि एक ओपन सर्किट है, उसमें करंट, दैट मीन्स उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब भी उसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बट अगर हम ये सपोज कहें कि करंट, अगर वोल्टेज डिफरेंस नहीं है तब भी क्या करंट फ्लो होगा या नहीं? तो सपोज हम इसे एक एग्जांपल से समझना चाहेंगे। सपोज हमारे पास 2 चार्ज बॉडी है, बॉडी ए एंड बी। ए के पास पॉजिटिव 5 वोल्ट है, बी के पास पॉजिटिव 3 वोल्ट है। दैट मीन्स किस बॉडी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है? बी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज कम है। तो क्या होगा? जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वहाँ से मूव करना शुरू करेंगे किस बॉडी की तरफ? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? बी टू ए। अगर हम करंट की डायरेक्शन कहें तो हमें पता है कन्वेंशन क्या है, करंट विल मूव फ्रॉम बॉडी ए टू बी। ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो क्या होगा? अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ का चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दैट मीन्स इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। तो सपोज हम कहते हैं कि एक पॉइंट पे आके ये भी +4 वोल्ट हो चुका है और ये भी +4 वोल्ट हो चुका है। तो इस पॉइंट पे आके क्या होगा? दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है। तो अब इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं ए के पास है, उतने ही इलेक्ट्रॉन बी के पास हैं। तो अब क्या हो जाएगा? करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो हमारे पास इस एग्जांपल से हमने ये समझने की कोशिश करी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। बट अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब भी वोल्टेज एग्जिस्ट करेगी।
नेक्स्ट वन इज पावर। पावर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। कुछ एक और डेफिनेशन देखना चाहें तो रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी। यूनिट्स रहेंगी वॉट। अगर हमें फॉर्मूला देखना है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो 1 वॉट इज इक्वल टू जूल। जूल है वर्क डन का यूनिट और टाइम का क्या यूनिट रहता है, सेकेंड। इसी से हम एक फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं दैट इज पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हो सकता है आपको याद हो ये फॉर्मूला। ये इस फॉर्मूले से ही डराइव हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसमें अगर हम Q मल्टीप्लाई कर दें और Q डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बना रही है, करंट, और वर्क डन अपॉन चार्ज की वैल्यू अभी हमने देखा ये क्या है, वोल्टेज। वर्क डन अपॉन चार्ज इज वोल्टेज एंड चार्ज अपॉन टाइम इज करंट। तो पावर का इसी से डराइव होके पावर हमारे पास आ जाएगी वोल्टेज इनटू करंट। अब कुछ एक पावर कन्वेंशंस हैं। पावर कन्वेंशंस किस तरह से हैं, इफ पावर हैज अ पॉजिटिव साइन दैट मीन्स पावर हैज बीन अब्सॉर्ब्ड बाय एन एलिमेंट। अगर पॉजिटिव साइन है दैट मीन्स पावर अब्सॉर्ब हो रही है एलिमेंट में। अगर नेगेटिव साइन है दैट मीन्स पावर इज डिलीवर्ड बाय एन एलिमेंट। सपोज इस एग्जांपल से हम समझना चाहेंगे, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टेंस है, ये लोड है। इसके क्रॉस कुछ इस तरह से इस पोलैरिटी में वोल्टेज है। तो अगर हम ये कहें कि करंट एंटर्स थ्रू द पॉजिटिव पोलैरिटी, सपोज इस लोड के लिए कंसीडर करते हैं, तो करंट इस तरह से एंटर हो रहा है, पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। इफ द करंट एंटर्स थ्रू द पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, पोलैरिटी किसकी देख रहे हैं, वोल्टेज की देख रहे हैं। और अगर पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज में हमारा करंट एंटर करता है दैट मीन्स हमारे पास पावर क्या है, पॉजिटिव ऑफ वी। पॉजिटिव पोलैरिटी में करा एंटर, तो पॉजिटिव ऑफ वी इंटू करंट, पॉजिटिव है दैट मीन्स पावर पॉजिटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन आ गया, दैट मीन्स पावर इज अब्सॉर्ब्ड बाय दैट एलिमेंट। उसी तरह से अगर हम सोर्स के लिए कंसीडर करते हैं तो सोर्स के केस में क्या हो रहा है, करंट इज एंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस वोल्टेज। दैट मीन्स क्या हो गया, पावर जो होगी नेगेटिव होगी। अगर पावर नेगेटिव हो जाएगी तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पावर इज सप्लाइड बाय दैट एलिमेंट। अगर हम सिंपल वर्ड्स में भी समझना चाहें तो हमें पता है कि सोर्स क्या करेगा, सोर्स पावर देगा और लोड है वो पावर अब्सॉर्ब करेगा। तो वही इसमें हो रहा है, तो हमारे पावर कन्वेंशंस भी उसी अकॉर्डिंग है। अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो हम ये कहते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर इन ए सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मस्ट बी जीरो। हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स एक पूरा का पूरा सर्किट है तो उसी में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो पावर अब्सॉर्ब कर रहे होंगे और कुछ पावर डिलीवर कर रहे होंगे। तो अगर हम उस टोटल पावर हम उस पूरे सर्किट की देखें तो वो हमेशा रहेगी ज़ीरो। और इस टोटल पावर में क्या रहा होगा, कुछ पावर एब्सॉर्ब हो रही होगी और कुछ पावर डिलीवर हो रही होगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। दैट मीन्स पावर एब्सॉर्ब इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पावर डिलीवर्ड। इसका क्या मतलब है कि अगर हम ये बात करें, सपोज सोर्स के लिए बात करते हैं, तो उसमें वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, सोर्स पावर डिलीवर कर रहा है, तो पावर उसके लिए पावर डिलीवर्ड पॉजिटिव ऑफ वी आई चाहिए। बट अगर हम ये कहें कि ये सोर्स है, ये कितनी पावर अब्सॉर्ब कर रहा है, तो क्वांटिटी सेम रहेगी बट साइन नेगेटिव में रहेगा। उसी तरह से लोड के लिए क्या रहेगा, लोड क्या करता है, पावर एब्सॉर्ब करता है, वो है पॉजिटिव ऑफ वी आई, बट पावर डिलीवर्ड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी आई। नेक्स्ट वन इज एनर्जी। एनर्जी को डिफाइन करना चाह रहे हैं, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी हमने एक फॉर्मूला है, कुछ डेरिवेशन करके निकला है, बट हम सिंपल सा फॉर्मूला देखेंगे कि क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और पावर आपको पता है, पावर इज इक्वल टू वी इनटू आई। दैट मीन्स वर्क डन और एनर्जी इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी।
यूनिट्स रहेंगे जूल, और जूल 1 जूल इज इक्वल टू वॉट इनटू सेकेंड। वॉट है पावर का यूनिट और सेकेंड है टाइम का यूनिट। अगर कमर्शियल यूनिट की बात करेंगे तो किलोवाट आवर है, आर टाइम के लिए है और किलोवाट आपका पावर के लिए है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस हम आर से डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं, और रेजिस्टिविटी हम रो से डिफाइन करते हैं, रो सिंबल। रेजिस्टेंस डिफाइन करना चाह रहे हैं, एंड रेजिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि सपोज कोई भी एक वायर है, चाहे वो कॉपर की वायर है, तो उसकी कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करने की, उसे हम रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। यूनिट रहेगा ओहम, डिपेंड करेगा, ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो है रेजिस्टिविटी, L है लेंथ ऑफ दैट वायर, एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रो पे, एंड देन फर्दर दिस रो डिपेंड्स अपॉन मटेरियल टाइप and physical condition like temperature. That means resistance length पे, area of cross section, nature of material type और physical conditions like temperature, ये जो factors हैं इन पे depend करेगा। अगर resistivity की हम बात करें, resistivity रो से define कर रहे हैं, इसे हम specific resistance भी कहते हैं। This is a characteristic property of a material by which it resists the amount of current through it. दिस इज ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, डिपेंड करेगी मटेरियल टाइप और फिजिकल कंडीशंस पे, बट ये वायर की डायमेंशंस जैसे लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर हम इस रेजिस्टिविटी के यूनिट्स देखेंगे तो वो इससे भी डराइव करे जा सकते हैं। आप डेरिवेशन देख लेना, सिंपल है। अगर रो के यूनिट्स देखने हैं तो आर के यूनिट क्या हैं, ओहम। एरिया को हम किस में देखते हैं, मीटर स्क्वायर में, और लेंथ मीटर में, तो ये क्या आ जाएंगे, ओहम मीटर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो भी यूनिट्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस को जी सिंबल से डिफाइन करते हैं, कंडक्टिविटी को रो सिंबल से डिफाइन करते हैं। इनके यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है। कंडक्टेंस को किस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ डिग्री टू विच एन ऑब्जेक्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस डिफाइन करा कि अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, तो ये क्या है, हाउ इजीली ऑब्जेक्ट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैथमेटिकली देखें देन इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। इसी से हमारे यूनिट्स भी आ जाएंगे। यूनिट्स क्या होंगे, 1 अपॉन ओहम। 1 अपॉन ओहम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ओहम इनवर्स, या फिर इसे हम कहते हैं महो, ये सिंबल रहेगा, या फिर हम एस से भी डिफाइन करते हैं, साइमन, इसके यूनिट है ये। तो ये कुछ भी फॉर्म में आपके पास पेपर में आ सकता है। अगर G है 1 अपॉन R है, रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स अ सर्किट विद हाई कंडक्टेंस हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड विद लो कंडक्टेंस हैज़ हाई रेजिस्टेंस। इस पे भी कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन हैं, वो कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। देन नेक्स्ट वन इज कंडक्टिविटी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट डिटरमाइन हाउ वेल अ गिवन मटेरियल विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगेन रेसिप्रोकल है, अगर हम सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, और कंडक्टेंस है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर हमें इसके यूनिट देखने होंगे तो हम कहेंगे 1 अपॉन रो के यूनिट क्या थे, ओहम मीटर। तो ये क्या आ जाएंगे, ओहम मीटर इनवर्स, या फिर हम कहेंगे ओहम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स, या फिर हम कह सकते हैं महो अपॉन मीटर और साइमन पर मीटर, जो आपके पास ये यूनिट है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।